हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल भैया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर को। वैसे तुम लोग को इस वीडियो का लेंथ बहुत ही छोटा दिख रहा होगा एंड तुम लोग सोच रहे होगे आखिर ये चैप्टर इतना छोटा है क्या। वैसे मेरी एक्स भी कभी कभी ऐसा ही कुछ बोलती थी। खैर ये चैप्टर छोटा तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से बहुत सारे टॉपिक्स को हटाया गया है। तो एक्चुअली में हमें बस 3 ही टॉपिक को पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, दूसरा है फूड ट्रेवल्स लाइक स्पैगेटी एंड पोटैटो, एंड तीसरा है कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से ये चैप्टर कहना क्या चाहता है। ये चैप्टर हमें ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताना चाहता है कि आखिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक चीजें कैसे पहुंची। मतलब सपोज अगर इंडिया में सबसे पहली बार आलू की सब्जी बनी होगी तो वो पूरे दुनिया तक कैसे पहुंची, मतलब अलग अलग कंट्रीज में आलू की सब्जी बनना कैसे स्टार्ट हुई। तो यही चीज तुम्हारा ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल हो जाता है। मतलब एक चीज एक कंट्री से मल्टीपल कंट्रीज तक कैसे पहुंची। तो देखो एंशिएंट टाइम से जो ट्रैवलर्स थे, ट्रेडर्स थे, प्रीस्ट थे, ये सब ट्रैवल किया करते थे। ये लोग बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस जाया करते थे नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए। तो देखो ये लोग बस ऐसे ही तो ट्रैवल नहीं करते होंगे। ये लोग अपने साथ काफी सारे आइडियाज, स्किल्स, रिलीजियस नॉलेज, मनी, इन्वेंशंस, ये सब के साथ ट्रैवल करते होंगे और ये सारी चीजों के बारे में दूसरे जगह पे शेयर भी करते होंगे। साथ ही साथ ये लोग जर्म्स और डिजीजेस भी कैरी करते होंगे। मतलब मान लेते हैं कि सबसे पहली बार चिकन पॉक्स किसी एक कंट्री में फैला होगा तो उस कंट्री से दूसरे कंट्री वो कैसे पहुंचा होगा। या फिर अगर हम अभी के एग्जांपल ले लेते हैं, जो कोविड आया था वो सबसे पहली बार चाइना में आया था, तो ऑफ कोर्स किसी वजह से वो इंडिया आया होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जर्म्स और डिजीजेस भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही फैलती है। खैर ये तो था ओवरऑल चैप्टर के बारे में। अब हम लोग टॉपिक में आते हैं जहां से तुम्हारे एग्जाम्स में मेन क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग सिल्क रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो सिल्क रूट से बहुत सारी चीजों को ले जाया जाता था, लेकिन फिर भी इस रूट का नाम सिल्क रूट इसलिए पड़ा क्योंकि इस रूट से जो मेजर चीज ले जाया जाता था ना, वो था वेस्ट बॉर्न चाइनीज सिल्क कार्गोज। तुम स्क्रीन पे देख ही पा रहे होगे। इन शॉर्ट तुम इतना समझो कि इस रूट से जो मेन चीज ले जाया जाता था वो था चाइनीज सिल्क, इसलिए इस रूट का नाम सिल्क रूट पड़ा। ये रूट एशिया, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका को कनेक्ट करता था। वैसे सिल्क रूट का जो मेन एग्जिस्टेंस था वो 15th सेंचुरी से पहले था। अब हम लोग जल्दी से 4 पॉइंट में समझते हैं कि इस रूट से मेन चीजें क्या क्या थी जिन्हें ले जाया जाता था। तुम लोग इन्हीं 3 पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में 3 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है। तो सबसे पहला और जो बेसिक चीज है वो है चाइनीज सिल्क और पॉटरी, जो इस रूट से ले जाया जाता था फ्रॉम चाइना टू ऑल द अदर कंट्रीज। दूसरा चीज है गोल्ड एंड सिल्वर, जो एशियन मार्केट से इंडियन मार्केट में ले जाया जाता था इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तीसरा चीज है रिलीजन, जैसे कि क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, इस्लाम, हिंदुइज्म वगैरह वगैरह। ये जो रिलीजियस नॉलेज है, रिलीजियस टेक्स्ट बुक है और जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है, ये भी सिल्क रूट के माध्यम से ही फैला था। और चौथा और आखिरी पॉइंट है टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, जो कि मेनली इंडिया और साउथ एशिया से दूसरी कंट्रीज में फैला था। तुम्हें तो पता ही होगा कि इंडिया स्पाइसेस के लिए जाना जाता है। इंडिया में कितने टाइप ऑफ स्पाइसेस उगते हैं और हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने खानों में अलग अलग तरह के स्पाइसेस का यूज करते हैं। और इंडिया जैसा चटपटा खाना तुम्हें बाहर मिलेगा भी नहीं। तो हाँ, वो भी सिल्क रूट के जरिए ही इंडिया और साउथ एशिया से दूसरे कंट्रीज तक पहुंचा था। अब सुधांशु भैया आके तुम्हें आगे के टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो पिछले टॉपिक में तुम लोगों ने सिल्क रूट के बारे में पढ़ा, जिसमें तुम लोगों ने पढ़ा कि गुड्स और बाकी सारे प्रोडक्ट्स कैसे ट्रैवल करते थे। अगला टॉपिक जिसे हमें पढ़ना है उसका नाम है फूड ट्रैवल्स। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से अलग अलग टाइप के फूड्स और क्रॉप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल किए, जिसमें मोस्टली हम पोटैटो और स्पेगेटी के बारे में पढ़ेंगे। तो नूडल जो था वो चाइना में बनाया जाता था, और जब यूरोपियन ट्रैवलर्स ने चाइना ट्रैवल किया और वहां पे देखा कि नूडल्स बनाया जाता है, तो उन्होंने नूडल्स के आइडिया को यूरोप में इंप्लीमेंट किया और यूरोप में आकर के वो नूडल्स स्पेगेटी बन गया। मतलब नूडल्स और स्पेगेटी ऑलमोस्ट सेम तरह की चीजें होती हैं, बस नाम अलग अलग है। और आज के टाइम पे यूज होने वाली जो बहुत ही इसेंशियल क्रॉप्स हैं, जैसे कि पोटैटो, चिली, टोमेटो, मेज, सोया, ये सारी चीजें पहले इंडिया और यूरोप में नहीं पाई जाती थी। ये सारी चीजों को इंडिया और यूरोप में तब इंट्रोड्यूस किया जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया। और ये सारी चीजों की खेती अमेरिका में की जाती थी, और इन चीजों की खेती को जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने देखा तो उन चीजों को अपने कंट्री में लेकर के आए और धीरे धीरे करके ये सारे क्रॉप्स यूरोप और इंडिया में फैले। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो इंडिया की तलाश में निकले थे और वो इंडिया को ढूंढना चाहते थे, और वो एक्सीडेंटली अमेरिका पहुंच गए और उन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया। इसलिए जो नेटिव अमेरिकन थे, यानी कि जो एक्चुअल अमेरिका में रहने वाले लोग थे, जो उस टाइम पे अमेरिकन आइलैंड पे रहते थे, उन्हें रेड इंडियंस या फिर अमेरिकन इंडियंस भी बोला जाता है।
और इसी तरह से अरब ट्रेडर्स ने पास्ता को डिस्कवर किया जब वो लोग यूरोप ट्रैवल किए और वो लोग इटली के सिसिली शहर में गए और वहां पे उन्होंने देखा कि पास्ता कैसे बनाया जाता है और पास्ता के आइडिया को अपने कंट्री में लेकर के आए और वहां से पास्ता पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ। और जो आयरलैंड के पुअर पीजेंट्स थे उन्हें पोटैटो इतना ज्यादा पसंद आ गया था कि वो लोग पोटैटो के एडिक्ट हो गए थे। मतलब तुम ये सोच सकते हो कि एक टाइम पे पोटैटो पूरे यूरोप में पाया भी नहीं जाता था और एक समय ऐसा आया कि वहां के लोग पोटैटो के एडिक्ट हो चुके थे। और जब डिजीजेस स्प्रेड होना चालू हुए और पोटैटो के क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होने लगे तो जो आयरलैंड के पुअर पीजेंट्स थे वो स्टारवेशन से यानी कि भूखमरी के कारण मरने लगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी टॉपिक की तरफ जिसका नाम है कॉन्क्वेस्ट ऑफ डिजीजेस एंड ट्रेड्स। तो 16th सेंचुरी में यूरोपियंस ने सी रूट्स डिस्कवर किया और उन्होंने सी रूट्स के थ्रू एशिया और अमेरिका के साथ ट्रेड रिलेशंस बनाए और अमेरिका और एशिया में अपने कॉलोनीज भी सेटअप किए। तो अमेरिका जो था वो मिनरल्स और रिसोर्सेज में बहुत ही रिच था और साथ ही साथ वहां पे अलग अलग वैरायटी के क्रॉप्स भी उगाए जाते थे। तो यूरोप ने जब अमेरिका को डिस्कवर किया उन्होंने वहां से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करना चालू किए और इसी कारण यूरोप का डेवलपमेंट भी चालू हुआ। और साथ ही साथ अमेरिका में प्रीसियस मेटल्स जैसे कि सिल्वर भी पाए जाते थे और आज के टाइम पे जो मेक्सिको और पेरू रीजन है उन्हीं एरियाज में मोस्टली रिसोर्सेज पाए जाते थे और यूरोपियंस ने अमेरिकन आइलैंड से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करना चालू किए और साथ ही साथ एशिया के साथ भी अपना अच्छा संबंध बनाया और अमेरिका से एक्सट्रैक्ट किए हुए रिसोर्सेज से ही उन्होंने अपने एशिया के साथ रिलेशंस को फाइनेंस किया। मतलब अमेरिका का पैसा को यूज करके वो लोग एशियन कंट्रीज में ट्रैवल करते थे और वहां भी कॉलोनीज सेटअप करते थे। और साथ ही साथ एक मिथिकल सिटी था। मिथिकल सिटी मतलब ऐसा सिटी कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब उस टाइम पे ऐसी कहानियां चलती थी कि कोई ऐसा सिटी एग्जिस्ट करता है जो पूरा गोल्ड का बना हुआ है और वहां पे बहुत सारे गोल्ड पाए जाते हैं और उस सिटी का नाम था एल डोराडो। और उस सिटी को ढूंढने के लिए भी यूरोपियंस ने बहुत पैसा खर्चा किया। एल डोराडो का नाम तुम लोगों ने केजीएफ मूवी में जरूर सुना होगा। और साथ ही साथ पोर्तुगीज और स्पेनिश लोगों ने अमेरिका के ऊपर कब्जा करना चालू किया और उन्होंने ये कब्जा किसी गन और वायलेंस के थ्रू नहीं किया। उन्होंने बहुत एक स्मार्ट तरीका अपनाया और उन्होंने पूरे अमेरिका में स्मॉल पॉक्स नाम के डिजीज को फैला दिया। क्योंकि यूरोप में स्मॉल पॉक्स बहुत ही पहले से फैला हुआ था इसलिए यूरोप के लोग जो थे वो लोग स्मॉल पॉक्स से काफी ज्यादा इम्यून हो चुके थे और उनके पास साथ ही साथ मेडिसिन और स्मॉल पॉक्स का क्योर भी आ चुका था। पर अमेरिका एक आइसोलेटेड आइलैंड हुआ करता था। जब यूरोपियंस ने उन्हें डिस्कवर किया तो उन्हें समझ में आ गया था कि ये लोग स्मॉल पॉक्स से इम्यून नहीं है और उन्होंने पूरे अमेरिका में स्मॉल पॉक्स डिजीज को फैला दिया। उसके कारण जो नेटिव अमेरिकन लोग थे वो लोग मरने लगे और धीरे धीरे इन पोर्तुगीज और स्पेनिश लोगों ने पूरे अमेरिका पे कब्जा कर लिया। जब 19th सेंचुरी में यूरोप में गरीबी और भुखमरी बढ़ रही थी, लोग रिलीजियस कारण से आपस में लड़ रहे थे और मर रहे थे, यूरोप के सिटीज बहुत ही ज्यादा क्राउडेड हो गए थे, तो यूरोपियन लोग जो थे वो लोग अमेरिका शिफ्ट होने लगे और उन्होंने अमेरिका को डेवलप करना चालू किया। और अमेरिका का डेवलपमेंट कौन करता था? वो लोग मजदूर वगैरह कहाँ से लाते थे? तो यूरोपियंस अफ्रीकन लोगों को स्लेव बना लेते थे और उन्हें अमेरिका लाते थे और उनसे प्लांटेशंस में काम करवाते थे और वो मोस्टली कॉटन और शुगर के प्लांटेशंस में काम करते थे। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अमेरिका के डेवलपमेंट के पीछे का काला राज क्या है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप तुम लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा। तुम्हारे इस साल के बोर्ड्स में बस इतने ही टॉपिक आने वाले हैं, इसलिए सिर्फ इन्हीं टॉपिक को पढ़ाया गया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।